नमस्कार। चलिए एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहां एक कोने में रेगिस्तान तप रहा हो तो दूसरे में पहाड़ बर्फ से ढके हों, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश भी होती है और भयानक सूखा भी पड़ता है। और ये सब एक ही समय में। ये है भारत की जलवायु का कमाल। और इस पूरी पहेली का बस एक ही जवाब है, महान भारतीय मॉनसून। तो आइए इस विशाल क्लाइमेट इंजन के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम मॉनसून के इस बड़े से इंजन की बात करें ना, एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी फ़र्क समझ लेते हैं मौसम और जलवायु में। देखिए, मौसम तो वो है जो हम रोज़ देखते हैं, आज धूप है, कल बादल छाए रहेंगे, है ना? लेकिन जलवायु, वो किसी जगह का मतलब 30 साल से भी ज़्यादा का एवरेज मिजाज होता है। और मॉनसून, अरे वो कोई कुछ दिनों की बारिश वाला मौसम नहीं है जी, ये तो पूरे सब कॉन्टिनेंट को चलाने वाला एक ज़बरदस्त क्लाइमेटिक फिनोमेना। तो चलिए भारत की जलवायु के इन हैरान कर देने वाले विरोधाभासों को सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि आंकड़ों में देखते हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि ये नंबर्स सच में चौंकाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं गर्मी से। राजस्थान के थार रेगिस्तान में गर्मियों में पारा सोचिए 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मतलब उबलते हुए पानी के आधे तापमान के बराबर। और अब चलते हैं एकदम उल्टी जगह। जम्मू कश्मीर के द्रास में सर्दियां इतनी ठंडी होती हैं कि तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यानी झुलसाने वाली गर्मी और जमा देने वाली ठंड के बीच लगभग 100 डिग्री का फर्क, और ये सब कुछ एक ही देश के अंदर। अब जरा पानी की बात करते हैं। एक तरफ है मेघालय, जहां साल में आप मानेंगे नहीं 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, मतलब एक इंसान की हाइट से भी 2 गुनी बारिश। और फिर दूसरी तरफ है पश्चिमी राजस्थान, जहां पूरे साल में मुश्किल से 10 सेंटीमीटर पानी गिरता है ना? ये बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। तो सवाल तो वही है, आखिर वो कौन सी एक ताकत है जो भारत को एक ही समय में इतना गर्म, इतना ठंडा, इतना गीला और इतना सूखा बना देती है? इन सभी के पीछे कौन सी अकेली शक्तिशाली घटना जिम्मेदार है? और जवाब है मॉनसून। लेकिन रुकिए, मॉनसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं होता। इसका असली मतलब तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। चलिए इस शब्द को ही डिकोड करते हैं, जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक आकार दिया है। ये मानसून शब्द आया है अरबी के मौसम से, जिसका मतलब होता है मौसम या ऋतु। और बस यही इसका सबसे बड़ा राज है। मानसून का असली मतलब बारिश नहीं, बल्कि हवा की दिशा का मौसम के साथ पूरी तरह से पलट जाना है। ये हवा का एक ग्रेट रिवर्सल है। तो सवाल ये है कि हवा का ये उलटफेर होता कैसे है? इसे एक बहुत बड़े इंजन की तरह समझिए। एक ऐसा इंजन जिसे ईंधन मिलता है जमीन, समंदर और पहाड़ों से, और ये तीनों मिलकर एक असली मौसम का दैत्य बना देते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, जो बस 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, गर्मियों में जमीन समंदर के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से गर्म होती है। स्टेप 2, इस गर्म जमीन के ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, जिससे नीचे एक खाली जगह यानी लो प्रेशर जोन बन जाता है। और स्टेप 3, अब कुदरत को खाली जगह तो पसंद है नहीं, तो समंदर के ऊपर की ठंडी नमी से भरी हवाएं उस जगह को भरने के लिए जमीन की तरफ दौड़ पड़ती हैं। और यहां देखिए, इस इंजन को हम सचमुच काम करते हुए देख सकते हैं। जो बाईं तरफ तस्वीर है वो जनवरी की है। ध्यान से देखिए, हवाएं जमीन से निकलकर समुद्र की तरफ जा रही हैं। ठीक, अब दाई वाली तस्वीर पर नजर डालिए, ये जून का महीना है। हवाओं की दिशा पूरी की पूरी 180 डिग्री पलट चुकी है। अब वो समंदर से नमी उठाकर जमीन की तरफ आ रही हैं। बस यही तो है वो ग्रेट रिवर्सल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन ये इंजन सिर्फ जमीन और समंदर के गर्म होने से ही नहीं चलता। इसके 3 और सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। हिमालय की विशाल दीवार, आसमान की तेज रफ्तार नदी जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं, और पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाला कोरियोलिस इफेक्ट। चलिए एक एक करके इन तीनों को भी फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत के क्लाइमेट कंट्रोलर हैं। सर्दियों में ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं के लिए एक ढाल का काम करते हैं, और गर्मियों में ये नमी से लदी मानसूनी हवाओं को पकड़ लेते हैं, उन्हें कहीं और जाने ही नहीं देते, और मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी सारी बारिश भारतीय उपमहाद्वीप पर ही बरसा दें। अब सोचिए, आसमान में बहुत ऊपर एक तूफानी रफ्तार से बहने वाली हवा की नदी है। इसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। सर्दियों में ये भारत के ऊपर से गुजरती है, लेकिन मॉनसून तभी आ सकता है जब ये जेट स्ट्रीम अपना रास्ता बदले और उत्तर की ओर, मतलब हिमालय के पार खिसक जाए। इसके हटते ही मॉनसून के लिए दरवाजा खुल जाता है।
और आखिरी पुर्जा है कॉरियोलिस इफेक्ट। हमारी पृथ्वी घूम रही है और इसके घूमने से एक अदृश्य धक्का लगता है जो हवाओं का रास्ता मोड़ देता है। इसी जादुई धक्के की वजह से हिंद महासागर से आने वाली हवाएं सीधे जाने के बजाय दाईं ओर मुड़ती हैं और सीधा भारत की तरफ चल पड़ती हैं। तो अब हमारा मॉनसून इंजन पूरी तरह तैयार है। सारे पुर्जे अपनी अपनी जगह पर हैं। चलिए अब इसके साथ भारत भर की एक जबरदस्त यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि इसका रास्ता आखिर होता कैसा है। मॉनसून की यात्रा किसी डिसिप्लिन्ड कमांडर की तरह होती है। जून की शुरुआत में ये केरल के तट पर पहली दस्तक देता है, फिर तेजी से आगे बढ़ते हुए करीब 10 जून तक मुंबई पहुंच जाता है। जुलाई आते आते तो ये पूरे देश पर छा चुका होता है और फिर एक थके हुए यात्री की तरह सितंबर में इसकी वापसी का लंबा सफर शुरू हो जाता है। एक और मजेदार बात, जैसे ही मॉनसून भारत के दक्षिणी सिरे से टकराता है ना, ये 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक है अरब सागर ब्रांच जो पश्चिमी तट पर बारिश करती है और दूसरी है बंगाल की खाड़ी ब्रांच जो पूर्वी भारत को भिगोती है। और फिर ये दोनों शाखाएं आगे बढ़कर गंगा के मैदानों के ऊपर एक दूसरे से गले मिलती हैं। पर मानसून सिर्फ हवा और पानी का खेल नहीं है। इसने हजारों सालों से हमारे जीने का तरीका, हमारे त्योहार और यहाँ तक कि हमारे घरों के डिजाइन तक को घड़ा है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस जलवायु ने हमारी आर्किटेक्चर की पहेली को एक आकार दिया है। पहला सवाल, असम में जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां घर अक्सर जमीन से ऊपर बांस के खंभों पर क्यों टिके होते हैं? जवाब एकदम सीधा है, बाढ़ से बचने के लिए। जब मानसून में नदियां उफान पर होती हैं तो ये ऊंचे घर और उनमें रहने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं। ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का एक शानदार उदाहरण है ना? अगला सवाल, गोवा और मैंगलोर जैसे तटीय इलाकों में घरों को देखा है कभी? उनकी छतें हमेशा ढलान वाली ही क्यों होती हैं? इसकी वजह है मूसलाधार बारिश। ढलान वाली छतें ये पक्का करती हैं कि मॉनसून का पानी एक पल भी छत पर न रुके और तेजी से बहकर नीचे चला जाए। एक सिंपल सा डिजाइन जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो हमने देखा कि मानसून ग्लोबल ताकतों का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। ये एक जीवन देने वाला इंजन है। लेकिन जैसे जैसे हमारी पृथ्वी की जलवायु बदल रही है, हमें ये सोचना होगा कि इस जीवनदायी इंजन पर इसका क्या असर पड़ सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में हम सभी को प्रभावित करेगा।